हेलो एवरीवन, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। किसमें? विज्ञान का सेशन चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे भौतिक राशियाँ, मात्रक, मापन के बारे में डिस्कशन करना है। अगर आप TRE 4 की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल के टोटल आपको BPSC का जो आयोग है, BPSC आयोग है, उसके द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े ही उम्दे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारी भी समय समय से प्राप्त होती रहे। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आज का हम लोगों का पहला है कि निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ओके, हमें उस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर, बी कह रहा है कि जनरेटर, और सी कह रहा है अमीटर, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो BPSC TRE 3 1 से 5 एग्ज़ाम 2024 को जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि अमीटर हो जाएगा। देखिएगा क्या है, अमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में होने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। और वह यंत्र कौन सा है? तो अमीटर है। ओके, इसलिए इसका नाम अमीटर पड़ा है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिणाम को मापने में किया जाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ओके, तो इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक का चुनिए। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो BPSC TRE 3 में एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि BPSC TRE 3 1 से 5 एग्ज़ाम 2024 में जो कैंसिल हुआ था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपेक्षित घनत्व का सही मात्रक क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, बी कह रहा है कि मात्रक विहीन है, सी कह रहा है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ओके, याद रखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के तत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व, क्या है? किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात में के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूंकि अपेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयामहीन, क्या है? आयामहीन मात्रा है, इसकी कोई इकाई नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी क्या होगा? उपयुक्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा बड़े ही प्यार से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों का कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वोल्ट कहते हैं, बी कह रहा है कि वाट कहते हैं, सी कह रहा है एम्पियर कहते हैं, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी आपको देखने को मिल जाएगा BPSC TRE 3 1 से 5 एग्जाम जो कि 2024 में कैंसिल हुआ था। ओके, तो ध्वनि की मापन क्या है? तो हम बात करें तो इसका इज राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन।
ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ध्वनि की बात करते हैं तो इकाई होती है डेसिबल। अगर हम बात करें तो ऐसे लिखा जाता है डी और बी, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की मापक इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ओके, आगे देखिएगा। ध्वनि की मात्रक इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा के मापन की इकाई है। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा मापता है। इस प्रकार विकल्प ई जो है कि उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, 4 देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यह दिखाई दे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आपको दिखाई देगा। इसमें क्या बोला गया है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एरोमीटर, बी कह रहा है कि हाइड्रोमीटर, सी कह रहा है हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, मतलब कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी टीआरई 2 में यह देखने को 9/12/2023 में सेकेंड पेपर में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें दिया है कि हवा की नमी को किससे मापते हैं? तो हवा की नमी को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओके, चलिए देखिएगा क्या है कि हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। क्या होता है? तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। और आर्द्रमीटर जो हाइग्रोमीटर होता है वह हाइग्रो तो आर्द्रता की माप करता है। और हाइड्रो जिसमें आएगा तो यह तरल की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है। और एरोमीटर जो होता है हवा या अन्य गैस के वजन या घनत्व का मापन करता है। कौन सा? एरोमीटर। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हम लोगों का 5 कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक अदिश राशि है, बी कह रहा है कि एक सदिश राशि है, सी कह रहा है कि बीमाहीन है, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो धारा घनत्व होता है क्या? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि और अदिश राशि में क्या फर्क है? सदिश राशि जो होती है इसमें आपको किसी भी परिणाम को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा व परिणाम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अदिश राशि जो होती है उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, वो अदिश होती है। अदिश मतलब दिशाहीन होती है, और सदिश मतलब दिशा और प्रमाण की दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। देखिएगा, चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभाव होने वाली विद्युत धारा घनत्व कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। धारा क्या है? तो यह अदिश राशि है। धारा घनत्व को जे से प्रकाशित करते हैं। कैसे? ऐसे करके जे लिखा होगा, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इसका इकाई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अदिश राशि है, बी कह रहा है कि सदिश राशि है, सी कह रहा है कि आयाम रहित राशि है, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का सेकेंड पेपर और फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
तो चुंबकीय क्या है? तो चुंबक जो है कि एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है। वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, आदि हो गया। विद्युत क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। कौन सी? टेस्ला। टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने मापन वाला यूनिट जो था वो समाप्त कर दिया। अब हम लोगों का अगला यूनिट है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यांत्रिक। ओके, देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है आपके सामने और इसको बड़े ही प्यार से आप देखने की कोशिश करिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम क्या करता है? घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फिसलन घर्षण, बी कह रहा है कि रोलिंग घर्षण, सी कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी का जो पेपर हुआ था टीआरई 2 14/12/2023 के फर्स्ट पेपर में यह आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिया है कि सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है? तो वो करता है रोलिंग घर्षण। कौन सा? रोलिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। रोलिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख लीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 के 14/12/2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, फिसलन घर्षण वह बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति सड़क पर साइकिल की गति, मतलब यह एक एग्जाम्पल है कि सड़क पर साइकिल की गति होती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों और उनके बीच गति होनी ही वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य जो संबंध होता है उसको भी आप देख लीजिएगा बिल्कुल ही ध्यान से। जैसे इसमें दिया है क्या? तो इसमें दिया है कि स्थैतिक घर्षण, फिर फिसलन घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण। ओके, तो सबसे कम कौन सा लेगा? रोलिंग घर्षण, फिर उसके बाद फिसलन घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण। यह सबसे ज़्यादा लेगा। क्या लेगा? यह सबसे ज़्यादा लेगा। यह क्या है? इससे कम लेगा और यह तो बिल्कुल ही कम लेगा। ओके, अतः स्पष्ट है कि रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तीर अंदाजी, बी कह रहा है कि अंतरिक्ष रॉकेट, सी कह रहा है वेंचुरीमीटर और डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको भी अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में दिया गया था 15/12/2023 के पेपर 5 में। ओके, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि न्यूटन के तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेस रॉकेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पेस रॉकेट हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ओके, जैसे न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई उस पर वाह बल न लगाया जाए। वह एक निश्चित, मतलब अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर वाह बल न लगाया जाए। सेकंड नियम न्यूटन का कहता है कि F बराबर mc, m बराबर, तो सेकंड नियम क्या होता है? F बराबर
यम ए, एफ बराबर यम में बोला जाता है न्यूटन के सेकेंड नियम को। और थर्ड नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे मान लीजिए आपके गाल पे अगर हम एक थप्पड़ मारेंगे तो आपके गाल पे तो चोट लगेगी, लेकिन उससे उतनी ही चोट हमारे हाथ पे भी लगेगी। कहाँ पे लगेगी? हमारे हाथ पे भी उतनी ही चोट लगेगी जितना कि आपके गाल पे लगेगी। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और रॉकेट जो होता है यह क्या करता है कि जब यह प्रज्वलित होता है, जब ये अपने धुआं के साथ ओके जब नीचे प्रेशर देता है तो उतना ही ऊपर उठता है। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस रॉकेट हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे आप बंदूक से गोली चलाएंगे ना तो आपको भी बंदूक क्या करेगी? पीछे धक्का देगी। इसीलिए उसको क्या होता है, जो राइफल होती है या फिर ऐसे होते हैं तो उसको टिक लेके चलाया जाता है, शरीर पे क्या होता है? बैलेंस लेके चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए नाव किनारे पे, जैसे मान लीजिए नदी में या फिर जो भी आपके पास हो, और जैसे आप नाव पे रहते हैं, जब आप उससे कूदते हैं ना किनारे पे, तो नाव का पीछे क्या होता है? पीछे की ओर हटना। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चोक कुंडली द्वारा, बी कह रहा है कि डायनमो द्वारा, सी कह रहा है ट्रांसफार्मर द्वारा, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो 69 बीपीएससी प्री 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो एसी करंट जो होता है ना वो उत्पन्न करते हैं डायनेमो द्वारा। डायनेमो द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। देखिएगा, एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह किस पे कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यह वह परिपथ में एसी भेज देता है। वह परिपथ में क्या करता है? तो एसी भेज देता है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का चोक कुंडली। क्या है? चोक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडल को चोक कुंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? चोक कुंडल। तो यह इसका क्या काम होता है कि विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करने वाली कुंडली को ही चोक कुंडली कहा जाता है। और अगला है ट्रांसफार्मर। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारंपरिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरीके से अगला अगर हम बात करें तो इसको भी हम लोगों ने समाप्त किया। और अगला है ध्वनि और तरंग गति। तो यह सेशन मैं आपको अगले सेशन से कराऊंगा। अब तक के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? जितने भी अगर मैं बात करूं, अगर आपको टीआरई 4 देना है तो आपके लिए यह सेशन बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होगा। जिसे भी टीआरई 4 देना है उसके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा। जिनको भी तैयारी करना है और टीआरई 4 देना है साइंस के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को यही हम समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपके बने हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।